हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और फाइनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट को खत्म करने के बाद अब हम लोग इसके रिमेनिंग पार्ट पर बात करेंगे, दैट इज पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये 3 छोटे यूनिट्स हमारे पास बचे हुए हैं और एक और यूनिट है जिसमें हम प्यूरिफिकेशन और डिटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कुल टोटल 4 स्मॉल यूनिट्स बचे हैं, पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स मोस्टली आपने पढ़ा हुआ है, वो बायोलॉजी का पार्ट है। इसके बाद अगला जो पार्ट बचता है वो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जिसमें हम मेडिसिन, स्वीटनर्स और इसके बाद सोप, डिटर्जेंट के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद जो आखिरी हिस्सा है इसका वो है एस्टिमेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो अभी क्या करना है, जितना पार्ट हो गया है, जितना ऑर्गेनिक फ्रॉम जीओसी टू साइनाइड, आइसोसाइनाइड एंड नाइट्रो, इसको कोशिश ये करना है कि 8 से 10 दिन आप लगाइए इसमें, अच्छे से 2-2 घंटे रोज करिए और इसको 2 घंटे में सम अप करने की कोशिश, प्रैक्टिस करना है। इट इज सम अप इन 2 आवर्स। बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तो ये ऐसी सिचुएशन में आ जाएगा कि इसको आप 2 घंटे में पूरा रिवाइज कर पाएंगे। और उसके बाद फिर उस पर क्वेश्चंस लगाने हैं एंड क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर एग्जाम्स ऑल्सो, और प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन भी उस पर आपको लगाने हैं। ठीक है, तो चलिए अब नया यूनिट स्टार्ट करेंगे आज से, अबाउट पॉलीमर्स। तो बात करते हैं पॉलीमर्स के बारे में। बहुत ही सिंपल सा यूनिट है और एटलीस्ट 2 क्वेश्चन यहां से कवर होते हैं, है ना। 2 क्वेश्चन पॉलीमर्स से आपके लिए कवर होने चाहिए। इस साल पॉलीमर्स पे एक क्वेश्चन आया और वो भी बहुत सिंपल था। सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा कि नेचुरल पॉलीमर का एग्जांपल क्या है, तो आइसोप्रेन इज द नेचुरल रबर, आइसोप्रेन नेचुरल रबर है। ये क्वेश्चन इस साल आया है। ठीक है, लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि पॉलीमर से 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और बहुत सिंपल सा यूनिट है जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, तो अब चलिए पहले कुछ पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं। तो पॉलीमर्स 2 वर्ड से बना हुआ है। पॉलीमर्स, पॉली मीन्स मेनी और मर means parts or molecules, parts or molecules, parts or molecules। तो many molecules वो कंपाउंड जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, वो स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलीमर्स। तो have many molecules, have many molecules are called polymers, have many molecules are called polymers। And the phenomenon of combination and the phenomenon and the phenomenon of combination of molecules, phenomenon of combination of many molecules, phenomenon of combination of many molecules is called polymerization, is called polymerization। phenomenon of many molecules is called polymerization। और बहुत सारे अणुओं के जुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, बहुलीकरण कहते हैं। तो पॉलीमर्स
पॉली मीन्स मेनी, मर मीन्स पार्ट्स आर मॉलिक्यूल्स, तो जिसके बहुत सारे पार्ट होते हैं या जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम कहते हैं पॉलीमर्स। और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन के फिनोमेना को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन इज फिनोमेनन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी मॉलिक्यूल्स और मेनी पार्ट्स, तो जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल कंबाइंड होते हैं उस फिनोमेना को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन, और इस तरह से बने हुए मॉलिक्यूल को हम कहते हैं पॉलीमर्स। नाउ इट इज क्लियर। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर। द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ अ पॉलीमर, द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ अ पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमर। किसी पॉलीमर के सबसे छोटे यूनिट को हम क्या कहते हैं? मोनोमर कहते हैं। द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ अ पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमर। ठीक है, तो बहुलक के निर्माण में भाग लेने वाली सबसे छोटी इकाई एकलक कहलाती है। द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमर। किसी भी पॉलीमर के सबसे छोटे यूनिट को क्या कहते हैं? मोनोमर कहते हैं। द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ अ पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमर। किसी भी पॉलीमर के सबसे छोटे यूनिट को हम मोनोमर कहते हैं, मतलब मोनोमर के कॉम्बिनेशन से पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। तो पॉलीमर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर्स, ऐसा भी कह सकते हैं हम। ठीक है, अगली बात, द फिनोमेनन ऑफ पॉलीमराइजेशन, the phenomenon of polymerization, the phenomenon of polymerization was first time introduced by Erwin Schrödinger। ठीक है, तो इरविन श्रोडिंगर ने फिनोमेना को स्टार्ट किया। पॉलीमराइजेशन के फिनोमेना को पहली बार इरविन श्रोडिंगर ने ऑब्जर्व किया। इरविन श्रोडिंगर का नाम सुना है? ठीक है, याद आया? इरविन श्रोडिंगर ने यह कहा था कि अराउंड द न्यूक्लियस द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लाइक अ 3 डायमेंशनल वेव। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में के सापेक्ष जब गति करता है, न्यूक्लियस के पास जब मूवमेंट करता है तो वो 3 डायमेंशनल वेव के जैसा होता है। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज लाइक अ 3 डायमेंशनल वेव। सबसे पहली बार वाइब्रेशन के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया इरविन श्रोडिंगर ने। द वर्ल्ड इज द वाइब्रेशन। क्या है? पूरी दुनिया क्या है? पूरा विश्व क्या है? ये चीजें क्या है? इट इज वाइब्रेशन। द नॉइज इज वाइब्रेशन। आपको मैं अपने शब्द देता हूं तो वो क्या है? वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन के थ्रू आपके पास पहुंचता है। हाँ, इति कंपनम, ऐसा इसको संस्कृत में कहते हैं। इति कंपनम, द वर्ल्ड इज द वाइब्रेशन। ओके, अच्छा वाइब्रेशन देना है सबको। ओके, ठीक है, तो इरविन श्रोडिंगर ने फिनोमेना ऑफ पॉलीमराइजेशन को इंट्रोड्यूस किया और लियो बैकलैंड ने पहला पॉलीमर बनाया। द फर्स्ट मैन मेड पॉलीमर, द फर्स्ट मैन मेड पॉलीमर वॉज बेकेलाइट। द फर्स्ट मैन मेड पॉलीमर वॉज बेकेलाइट। पहला मैन मेड पॉलीमर कौन सा है? बेकेलाइट, बाय लियो बैकलैंड। तो बेकेलाइट
was the first polymer। अब आप उसको समझो, बेकेलाइट से क्या चीज बनती है? बेकेलाइट से बनते हैं हैंडल्स एंड स्विचेस। तो हैंडल्स किसके? कुकर के हैंडल, कढ़ाई के हैंडल, फ्राई पैन के हैंडल। अब आप सोचो, व्हाट इज द यूज ऑफ द पॉलीमर फॉर ह्यूमैनिटी? अगर आपको डायरेक्ट उठाना है तो आप किसी भी हॉट, किसी भी गर्म चीज को डायरेक्ट नहीं टच कर सकते, हाथ जल जाएगा। तो क्या वाइब्रेशन रहा होगा इस चीज को बनाने का कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट, ऐसी कोई चीज बनाई जाए जिस पे हीटिंग इफेक्ट कम पड़ता हो और आसानी से लोग उसको पुल कर सकते हो। तो दिस इज द फर्स्ट मैन मेड पॉलीमर एंड दैट इज बेकेलाइट, जो कि बेकेलाइट है। और हैंडल्स और स्विचेस बनाने के लिए बेकेलाइट का यूज होता है। इट इज यूज्ड टू मेक हैंडल्स एंड स्विचेस। अब अगले पॉइंट पर बात करते हैं। तो अगला जो पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलीमर। टाइप्स ऑफ पॉलीमर। टाइप्स ऑफ पॉलीमर। टाइप्स ऑफ पॉलीमर। तो मोनोमर यूनिट के कॉम्बिनेशन के बेस पे, ऑन द बेसिक्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर यूनिट, मोनोमर यूनिट के कॉम्बिनेशन के बेस पर पॉलीमर दो टाइप के होते हैं। होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर समबहुलक इसको हिंदी में कहते हैं, और दूसरा कोपॉलीमर, कोपॉलीमर सहबहुलक। सह मतलब जिसमें साथ देने वाला कोई हो, है ना, और सम मतलब ओनली वन इज देयर। होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट होमोपॉलीमर, पहले बात करते हैं होमोपॉलीमर के बारे में। only one type of monomer, only one type of monomer units are combined, only one type of monomer units are combined, जिसमें एक ही प्रकार की एकलक इकाइयां भाग लेती हैं। only one type of monomer units are combined, जिसमें एक ही प्रकार की एकलक इकाइयां भाग लेती है, उसको हम कहते हैं होमोपॉलीमर। जैसे हमने कहा, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इथाइलिन इज देयर, सो many molecules of ethylene are polymerized to give polyethylene। तो इथाइलिन के जुड़ने से पॉलीइथाइलिन का बनना, तो देयर इज इथाइलिन and many molecules of ethylene are combined to form polyethylene। और polyethylene देखो, इथाइलिन is in form of gas, इथाइलिन गैस के फॉर्म में होता है, और पॉलीइथाइलिन बनाया उसको कंबाइन करके हमने। तो पॉलीइथाइलिन जो लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन है, इसका यूज भी हम कैरी बैग्स और स्क्वीज बॉटल्स बनाने के लिए कर पाते हैं। ठीक है, तो देयर इज एडवांटेज ऑफ पॉलीमराइजेशन। आपने बॉटल्स बना लिया इस रिएक्शन से, आपने कैरी बैग्स बना लिए। ठीक है, तो होमोपॉलीमर इन विच कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट, जब एक ही प्रकार की एकलक इकाइयां संयोग करती है तो उसको हम कहते हैं होमोपॉलीमर। दिस इज कॉल्ड होमोपॉलीमर। अब हम बात करेंगे, देखिए सभी जो इनिशियल पॉइंट्स रहते हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, विच वन इज एग्जांपल ऑफ होमोपॉलीमर, विच वन एग्जांपल ऑफ कोपॉलीमर। तो ये बात आपको इसीलिए बहुत शुरू से ही सीरियसली समझना चाहिए चीजों को। ऐसा लगता है बहुत सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं तो बनने चाहिए ना, तब तो सिंपल है। तो होमोपॉलीमर, कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट। जैसे हमने कहा पॉलीइथाइलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल,
पॉलीस्टाइरीन, तो ऐसे पॉलीमर जिसमें एक ही टाइप की मोनोमर यूनिट कंबाइंड होती है उसको हम होमोपॉलीमर कहते हैं। नाउ कोपॉलीमर, combination of two or more than two type of two types of monomer unit, two types of monomer units जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयां भाग लेती हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट्स इज कॉल्ड कोपॉलीमर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट्स इज कॉल्ड कोपॉलीमर। जैसे हमने कहा ब्यूना एस, एक एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल ब्यूना एस, दिस इज स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टाइरीन एंड ब्यूटाडाइन, तो इट इज पॉलीमर ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन का पॉलीमर है ये 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरीन, 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन का पॉलीमर है ब्यूना एस। ओके, तो इट इज अ टाइप ऑफ, तो क्या हुआ फाइनली, हाउ द पॉलीमर इज डेवलप। और पॉलीमर्स में एक बात ये भी याद रखना है कि मोनोमर यूनिट्स को बहुत अच्छे से याद करना है, इसमें कुछ रहता नहीं है, बहुत सिंपल है, लेकिन लिखने का तरीका सही से ध्यान रखना है। कार्बन की बैलेंसी 4 होनी चाहिए, CH2 CH double bond, single bond CH2 bonds are open, one double bond is internally here which justify the valency of carbon. This is Buna S, तो ये बना रबर Buna S, styrene butadiene rubber। तो it is example of कोपॉलीमर, ये कोपॉलीमर का एग्जाम्पल है, मतलब जिनमें भी दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर यूनिट का कॉम्बिनेशन होगा इट इज कोपॉलीमर, एंड वेयर ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट इज देयर इट इज होमोपॉलीमर। तो द टाइप्स ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर यूनिट्स, तो वेयर ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट इज देयर, जहां पर केवल एक ही प्रकार की एकलक इकाई भाग लेगी उसको हम कहेंगे होमोपॉलीमर, और जहां पर दो डिफरेंट टाइप की मोनोमर यूनिट का कॉम्बिनेशन होगा उसे हम कहेंगे कोपॉलीमर। क्लियर। अब बात करते हैं इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स पर बात करेंगे, अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स थोड़ा बड़ा हिस्सा है क्लासिफिकेशन का, और ये थोड़ा समझना भी है, तो इसलिए अच्छे से ध्यान रखेंगे इसका। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, नंबर 1 बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन ओरिजिन और सोर्स, बेस्ड ऑन ओरिजिन और सोर्स, बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन ओरिजिन और सोर्स। सोर्स बेस्ड पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर्स कितने टाइप के होते हैं? नंबर 1 नेचुरल पॉलीमर, नंबर 2 सिंथेटिक, नाम से ही क्लियर है बातें, सिंथेटिक, और नंबर 3 सेमी सिंथेटिक, सेमी
सिंथेटिक। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलीमर, दैट इज नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक। तो ओरिजिन बेस पर पॉलीमर्स 3 टाइप के हैं, दैट इज नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक। अब 1 बाय 1 तीनों पर बात करते हैं। नाम से ही क्लियर है तीनों चीजें, फिर भी वंस टॉक अबाउट देम। ओके, तो पहला नेचुरल। नेचुरल पॉलीमर कहां से मिलेगा? पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। पॉलीमर्स which are obtained from plants and animals। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स से मिलेंगे वो है नेचुरल पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर, उसको हम कहते हैं नेचुरल पॉलीमर। अब इसमें काम क्या करना है? तो काम ये करना है, पॉलीमर्स और उनके मोनोमर्स को हमें याद करना है। पॉलीमर्स एंड देयर मोनोमर्स, तो पॉलीमर्स की मोनोमर यूनिट्स को याद करना है। जैसे स्टार्च है, तो स्टार्च को हम जब सिंप्लीफाई करके लाते हैं तो उसके सबसे सिंपल यूनिट क्या बनती है? ग्लूकोज उसका सबसे सिंपल यूनिट है। ठीक, तो स्टार्च का मोनोमर क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया। तो पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड पॉलीसैकेराइड जैसे हमने कहा स्टार्च, सेल्यूलोज, दीज आर द पॉलीसैकेराइड। और इसका मोनोमर यूनिट क्या है? मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। और ग्लूकोज, मोनोसैकेराइड में क्या आते हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये मोनोसैकेराइड्स हैं। ठीक है, तो स्टार्च का या सेल्यूलोज का मोनोमर यूनिट क्या होगा? ग्लूकोज। सेल्यूलोज का या स्टार्च का मोनोमर यूनिट क्या है? ग्लूकोज है। सेकेंड वन, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का मोनोमर यूनिट क्या है? अल्फा अमाइनो एसिड, अल्फा अमाइनो एसिड्स। अल्फा अमाइनो एसिड्स आर द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड, nucleic acid, it means what? DNA and RNA, DNA RNA। न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर यूनिट्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट का कॉम्बिनेशन होता है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स आर द मोनोमर यूनिट फॉर द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर यूनिट क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। नेचुरल रबर, नेचुरल रबर। और नेचुरल रबर का मोनोमर यूनिट है सिस आइसोप्रेन, सिस आइसोप्रेन, सिस आइसोप्रेन। और ये इस बार का क्वेश्चन है नीट 2020, सिस आइसोप्रेन। तो पहले ही पॉलीमर्स के पहले ही पेज पर लिखा हुआ होगा, पिछले बार भी मैंने आपको ये बताया था। तो नेचुरल पॉलीमर का मोनोमर यूनिट है सिस आइसोप्रेन। बॉन्ड्स जो रहते हैं वो सिस पोजीशन में रहते हैं। उसके बाद एक और टाइप का नेचुरल रबर होता है, दैट इज गट्टा पर्चा। इट इज PERCHA। इसका जो मोनोमर यूनिट होता है
वो रहता तो सिस ही है, सॉरी रहता तो आइसोप्रेन ही है, जैसे वहां पे आइसोप्रेन है ना, इसमें भी आइसोप्रेन रहती है, लेकिन ये ट्रांस आइसोप्रेन होती है, बॉन्ड्स जो रहते हैं वो ट्रांसपोजिशन में रहते हैं। तो दिस इज ट्रांस आइसोप्रेन, ट्रांस आइसोप्रेन, ट्रांस आइसोप्रेन। जब हम लोग बात करेंगे यूनिट में तो आ जाएगा, वहां कोई ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ट्रांस आइसोप्रेन जो होता है वो नेचुरल रबर का मोनोमर यूनिट है। दोनों ही नेचुरल रबर के एग्जाम्पल हैं, ये ध्यान में रखना है। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो पॉलीसैकेराइड मोनोमर यूनिट्स हो गया उसका मोनोसैकेराइड, दैट इज ग्लूकोज। प्रोटीन, अल्फा अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में भी क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स। सिल्क होता तो भी अमाइनो एसिड, प्रोटीन होता है वो। नेचुरल रबर पॉलीआइसोप्रेन और पॉलीसिस पॉलीआइसोप्रेन, और गट्टा पर्चा में ट्रांस आइसोप्रेन, ट्रांस आइसोप्रेन। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे, फिर आगे के क्लासिफिकेशन पर आते हैं। अबाउट नेचुरल रबर, तो नेचुरल रबर में हमने आपको बताया नेचुरल रबर 2-methyl (1,3-butadiene), 2-methyl 1,3-butadiene, 2-methyl 1,3-butadiene। और क्या कहते हैं इसको, आइसोप्रिन भी कहते हैं। आइसोप्रिन इज द नेचुरल रबर, आइसोप्रिन को हम क्या कहते हैं, नेचुरल रबर कहते हैं। 2-methyl 1,3-butadiene। तो देयर इज 2-methyl 1,3-butadiene और इसको हम कहते हैं नेचुरल रबर, इट इज नेचुरल रबर, ठीक है, इसको कहते हैं नेचुरल रबर। और एक और बात यहां पे कर लें, फिर आगे चलते हैं। तो जब ये सिस फॉर्म में रहेगा तो इसको हम कहेंगे सिस पॉलीआइसोप्रेन, और ट्रांसफॉर्म इसी कंपाउंड का क्या होता है, गट्टा पर्चा, जो कि ट्रांसफॉर्मेट रहती, बट इट इज नेचुरल, है ना, नेचुरल, दोनों नेचुरल है इसमें। अब बात करेंगे इसके बाद, अभी हमने आर्टिफिशियल की बात नहीं किया है, लेकिन फॉर्मूला हम यहां पे उसका लिखेंगे। 2-chloro-1,3-butadiene, 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 इट इज कॉल्ड क्लोरोप्रिन। क्या कहते हैं, क्लोरोप्रिन कहते हैं। और ये यूनिट है आर्टिफिशियल रबर की, आर्टिफिशियल रबर की यूनिट है ये, इट इज यूनिट ऑफ आर्टिफिशियल रबर। तो 2-chloro-1,3-butadiene, 2-chloro-1,3-butadiene is called artificial rubber, 2-chloro-1,3-butadiene को हम कहते हैं आर्टिफिशियल रबर। और एक बार जब हम लोग रबर के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे यूनिट्स हैं रबर के, तो वहां पर फिर से इसको डिस्कस कर लेंगे। तो 2-chloro-1,3-butadiene क्लोरोप्रिन को हम कहते हैं आर्टिफिशियल रबर।
और अगर सिस पॉली आइसोप्रीन होगी तो वो होगी नेचुरल रबर। अब बात करते हैं नेचुरल के बाद सेमी सिंथेटिक पॉलीमर के बारे में। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, तो देखो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं? ये रहते तो नेचुरल ही है, बट जरूरत पड़ने पर कुछ मॉडिफिकेशन किए जाते हैं, जरूरत के हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन किए जाते हैं। जैसे जो नेचुरल रबर है, जब तक हम उसमें सल्फर नहीं मिलाएंगे तब तक वो प्रैक्टिकली किसी काम में नहीं आ सकती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है और वीक वैंडरवाल फोर्सेस उसको हेल्ड करते हैं उसकी यूनिट्स को, ठीक, तो वह किसी काम की नहीं है। लेकिन अगर हम उसमें सल्फर मिला देते हैं तो वो यूजफुल हो जाएगा। इसलिए जब किसी नेचुरल रबर के, किसी नेचुरल पॉलीमर के अंदर कुछ सिंथेटिक चीजें मिला करके या कुछ केमिकल रिएक्शन से चेंजेस करके उसको हम और अच्छे गुड क्वालिटी का बना पाते हैं, तो ये है सिंथेटिक पॉलीमर। तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सम इट इज अ नेचुरल पॉलीमर। ये नेचुरल पॉलीमर तो होते हैं नेचुरल पॉलीमर, बट some modifications are there, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी हमको करना पड़ता है केमिकली। अब इंसान चूंकि इतना दिमाग वाला है तो वो कुछ ना कुछ नए कारनामे करता रहता है, तो कुछ क्या करेगा, मॉडिफिकेशन भी उसमें कर देगा जिससे वो यूजफुल बन जाए। तो सम मॉडिफिकेशंस आर देयर। और जितने भी सेमी सिंथेटिक पॉलीमर हैं, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सेल्यूलोज। मोस्टली सेमी सिंथेटिक polymers are developed from cellulose। किससे डेवलप होते हैं? सेल्यूलोज से डेवलप होते हैं, डेवलप्ड फ्रॉम सेल्यूलोज। जैसे सेल्यूलोज एसीटेट, सेल्यूलोज नाइट्रेट, सेल्यूलोज जैंथेट, रेयन। तो मोस्टली इट इज डेवलप्ड फ्रॉम सेल्यूलोज। ओके, तो इट इज अबाउट द सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ये बात हुई सेमी सिंथेटिक पॉलीमर की। तो इट इज नेचुरल पॉलीमर, बट देयर आर सम मॉडिफिकेशंस, कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं जिससे वो यूजफुल हो जाए। अब बात करते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स की। सिंथेटिक पॉलीमर्स, तो सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होंगे? जो लैब में मैन मेड होंगे 100%, है ना। तो सिंथेटिक पॉलीमर्स के बारे में बात करते हैं। मैन मेड पॉलीमर, सिंपली हम बोल सकते हैं मैन मेड पॉलीमर्स, like polyethylene, polyvinyl chloride, polyacrylonitrile, ये सभी जो पॉलीमर्स हैं ये सब कैसे हैं? मैन मेड हैं, जिसमें कोई भी नेचुरल हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो इट इज अबाउट द सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक एंड नेचुरल पॉलीमर्स। तो ये पहला आपका क्लासिफिकेशन हुआ। दिस इज ओरिजिन
आर सोर्स बेस्ड क्लासिफिकेशन। अब हम बात करेंगे इसके सेकेंड क्लासिफिकेशन पर। तो नाउ द सेकेंड क्लासिफिकेशन, classification based on structure, classification based on structure, structure based classification, classification based on structure। तो स्ट्रक्चर बेस्ड पॉलीमर जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 लीनियर, नंबर 2 ब्रांच्ड and number 3 cross linked। तो स्ट्रक्चर बेस पॉलीमर्स जो है वो 3 टाइप के हैं। नंबर 1 इज द लीनियर, नंबर 2 इज द ब्रांच्ड एंड नंबर 3 इज द क्रॉस लिंक्ड। अब बात करते हैं 1 बाय 1 तीनों के बारे में। तो पहले लीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर। तो लीनियर पॉलीमर्स क्या होते हैं? जिसमें मोनोमर यूनिट्स आर लिंक टुगेदर टू फॉर्म स्ट्रेट लॉन्ग चेन। मोनोमर इकाइयां, एकलक इकाइयां संयोग करके सीधी लंबी संरचना बनाती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसमें बनता है। अब आप देखिए इसको, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है तो आसानी से क्या होगा, कैन बी क्लोजली पैक्ड, आसानी से आप उसको पैक कर सकते हो। और क्लोजली पैक्ड होगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नेचुरली क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो व्हाट इज अबाउट द लीनियर पॉलीमर इन विच मोनोमर यूनिट्स आर held together to form straight long chain, जिसमें एकलक इकाइयां आपस में संयोग करके सीधी लंबी संरचना बनाती हैं, स्ट्रेट लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं। कैन बी क्लोजली पैक्ड, और इसको अच्छे से व्यवस्थित किया जा सकता है। क्लोजली पैक्ड, गड्डी के समान संरचना बनाते हैं। कैन बी क्लोजली पैक्ड, ऐसा इसको हिंदी में कहेंगे, कैन बी क्लोजली पैक्ड। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, उच्च तन्य शक्ति, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई मेल्टिंग पॉइंट, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हायर होगा। क्लोजली पैक होने के कारण मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। पॉलीइथाइलीन, नाइलॉन्स, पॉलिएस्टर्स, ये सब इसके एग्जाम्पल है, लीनियर पॉलीमर के एग्जाम्पल है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पॉलीमर। ओके, तो पॉलीइथाइलीन, नाइलॉन्स और टेरिलीन, ये सब लीनियर पॉलीमर हैं जिसमें मोनोमर यूनिट्स आपस में मिलकर के सीधी लंबे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, और उसके कारण वो क्लोजली पैक हो पाता है। आसानी से आप उसको पैक कर सकते हो, मतलब आसानी से व्यवस्थित कर सकते हो। तो कैन बी क्लोजली पैक्ड, इट इज लीनियर पॉलीमर। ओके, अब लीनियर पॉलीमर के बाद हम लोग बात करेंगे ब्रांच्ड के बारे में। तो नाम से ही क्लियर है, जिसमें साइड ब्रांचेस जनरेट करेगी। ठीक है, तो ब्रांच्ड, monomer units are held together to form straight long chain। monomer units क्या करते हैं, long chain बनाएंगे, but some irregular branches are there, but इसमें branches का origin भी होगा, और जब branches हैं तो कैन नॉट बी closely packed। अगर branching है तो आप आसानी से उसको बहुत अच्छे से पैक
नहीं कर सकते हो। तो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो क्या ध्यान रखना है, देयर आर साइड ब्रांचेस विथ स्ट्रेट चेन और स्ट्रेट ब्रांच। monomer units are held together to form long chain, but side branches are given out from main chain. Okay, due to irregular structure, cannot be closely packed. Cannot be closely packed. Have low melting point, low tensile strength, low melting point and low टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये क्लोजली पैक नहीं होते हैं। तो देयर इज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो टेंसाइल स्ट्रेंथ इन द ब्रांच स्ट्रक्चर। और अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन इसके एग्जाम्पल है। अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन आर द एग्जाम्पल्स। The examples are amylopectin and glycogen. Amylopectin and glycogens are the example. Amylopectin and glycogen are the examples for branched polymer। अबाउट ब्रांच्ड के बाद अब बात करेंगे क्रॉस लिंक्ड पर। क्रॉस लिंक्ड, तो क्रॉस लिंक्ड में क्या होता है, मोनोमर यूनिट्स आर form straight long chain but intermediately connected by different types of bonds, और डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड से इंटरनली भी जुड़े रहते हैं। एंड इट फॉर्म्स अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क और त्रिविमी जालक का निर्माण करते हैं। मतलब जैसे हम नाइलॉन की बात करें तो उसमें अमाइड वाला ग्रुप होगा, तो एक अमाइड वाला ग्रुप दूसरे वाले अमाइड ग्रुप से क्या करेगा, नीचे वाले चेन के वाले जो बॉन्ड ग्रुप होंगे उसके साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा एंड इट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन आ जाएगा और ये हो गया पूरा का पूरा क्रॉस लिंक्ड। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग प्रेजेंट रहती है इसमें। मोनोमर यूनिट्स आर हेल्ड टुगेदर। मोनोमर units are held together to form 3-dimensional network. Monomer units are held together to form 3-dimensional network. High tensile strength,
हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज्यादा और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा। और एग्जांपल है बेकेलाइट, बेकेलाइट इज द एग्जांपल ऑफ बेकेलाइट। मेलामाइन भी इसका एग्जांपल होता है, मेलामाइन। तो दीज आर द क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ओके, तो मोनोमर यूनिट्स आर हेल्ड टुगेदर टू फॉर्म 3-dimensional network of monomer units. Okay, high tensile strength, high melting point. In the next lecture we are going to discuss some more classification and then about polymers and their uses. बड़ा यूनिट नहीं है ये, approximately 2-4 lakhs इसमें फिनिश हो जाएगा और बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं, उससे भी टाइम लगता है, लेकिन ठीक है, once everything is completely and बहुत अच्छे से एक बार सब कुछ अच्छे से करना है और फिर उसको प्रिपेयर करते रहना है, उसके क्वेश्चन पेपर्स करते रहने हैं।